Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Sunny Dev and today I am going to discuss the next topic of class 7th history of second chapter, the Turkish invasion. In the last video, we have already discussed about how new kingdoms emerged. New kingdom became independent. कि किस तरह से न्यू किंगडम्स इंडिपेंडेंट हुए गए, न्यू किंग्स जो थे दूसरे कंट्रोल में थे वो फ्री हो गए और इसमें से बहुत सारे ग्रुप जो है वो उभर करके सामने आए, छोटे छोटे जो स्मॉल किंगडम्स बने। उसके बाद क्या हुआ कि तुर्किश इन्वेशन हुआ। इसमें दो इम्पोर्टेंट था, एक था गजनी का रहने वाला महमूद ऑफ गजनी बोलते हैं या तो मोहम्मद गजनवी कहते हैं, और दूसरा था मोहम्मद गौरी, तो महमूद ऑफ गजनी। पहला नाम जो आता है वो क्या है, वो है महमूद ऑफ गजनी। ये जो महमूद ऑफ गजनी है वो लगभग कब आया था, तो ये 1997 से 1030 एडी तक क्या रहा था, रूल क्या था। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी सुन रखा था कि इंडिया में जो है बहुत सारे वेल्थ है, पैसे हैं, ज्वेलरी है, और जिसको मेनली कहाँ रखा जाता है, तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स में रखा जाता है। यही कारण था कि उन्होंने जितने भी अटैक किए वो सब कहाँ किए, वो सब अटैक किए टेम्पल्स पर अटैक किए। ओके, तो ये गजनी कहाँ है, तो गजनी अफगानिस्तान में एक छोटा सा जगह है। जो गजनी है वो अफगानिस्तान में एक छोटा सा किंगडम था, वहीं का ये महमूद और गजनी जो बोलते हैं वहीं का ये क्या था, रूलर था। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि ये तो गजनी से जब इंडिया में आया, गजनी से जब इंडिया में अटैक किया तो वो लगभग क्या कहता है कि गजनी में जो रूल किया वो 997 से 1030 एडी तक रूल किया। कहाँ पे, गजनी में। गजनी में रूल किया 997 से 1030 एडी तक। और अपना जो एम्पायर है वो सेंट्रल एशिया, अपना एम्पायर को कहाँ कहाँ किया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट, सब कंटिनेंट की इंडिया की बात करते हैं तो जो अभी पाकिस्तान का रीजन अभी है, बट उस टाइम नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट कहलाता था। पाकिस्तान वाले रीजन, अफगानिस्तान वाले रीजन और सेंट्रल एशिया तक क्या किया, अपना वो जो इन्वेशन था वो कंट्रोल अपने अंडर में रखे हुए था। इसके अलावा कौन था, इसके अलावा ईरान था। ये पूरा का जो रूलर कर रहा था वो कौन कर रहा था, महमूद ऑफ गजनी। और इसी क्रम में वो कहाँ गया, वो आ गया इंडियन सब कंटिनेंट पे अटैक किया। ओके, तो इंडियंस जो मोहम्मद गजनवी या महमूद ऑफ गजनी था वो 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया, इन्वेड 70 टाइम किसको, इंडिया को। तो इंडिया पर लगभग वो 17 बार अटैक किया था। इंडिया पर लगभग कितने बार अटैक किया था, तो ये जो महमूद ऑफ गजनी था इंडिया पर लगभग 17 बार अटैक किया था। उसमें जो सबसे फेमस अटैक है 1025 में, तो सबसे फेमस अटैक था 1025 में सोमनाथ टेम्पल। ओके, सबसे ज्यादा जो भयानक अटैक था सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था 1025 में। और वो बार बार अटैक करने का मेन एक ही पर्पस था, वो मेन पर्पस था लूटना, ज्वेलरी लूटना। और अब क्वेश्चन आता है कि वो इंडिया पर अटैक तो किया, लेकिन वो सभी को छोड़ के सिर्फ मंदिर पे ही अटैक क्यों करता था, टेम्पल पर ही अटैक क्यों करता था, इनका मेन रीजन क्या था। तो मेन रीजन ये था कि उसको पता था और उन्होंने सुन रखा था कि इंडियंस, अभी भी देखते हैं कि इंडियंस क्या है कि उस टाइम तो बैंक और अकाउंट होता नहीं था, तो जो भी ज्वेलरी हो गया या तो फिर जो भी मतलब कि वेल्थ हो गया वो सब मंदिरों में छुपा करके रखते थे, टेम्पल में छुपा करके रखते थे। इसी कारण से सब अटैक जो करता था वो कहाँ पर अटैक करता था, टेम्पल पे ही अटैक करता था। तो ये तो सोमनाथ टेम्पल हो गया। इसके अलावा मैं कुछ टेम्पल्स का नाम लिखता हूँ कौन कौन से था। तो और जो अटैक क्या था, जैसे हो गया नागरकोट हो गया, सोमनाथ टेम्पल हो गया, इसके बाद हो गया थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, थानेश्वर,
मथुरा, कन्नौज, ये सब मेन टेम्पल था, ये सब मेन टेम्पल था जहां पर क्या किया उन्होंने अटैक किया था। और फाइनली क्या हुआ 1030 एडी में वो डेथ हो गया उसका, 1030 एडी में मर गया। तो इंडिया पे अटैक किया था, इन्वेड किया था इंडिया पे रूल करने के लिए नहीं, इंडिया को लूटने के लिए। इसको बहुत सारी चीजें हैं, इसको आइडल ब्रेकर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या है, जो इमेजेस, जब मंदिर पर अटैक करता था तो जो इमेजेस थे, जो स्टेच्यू थे, उसको क्या करते थे, उसको ब्रेक कर देते थे, उसको तोड़ देते थे। ऐसे कारण इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइडल ब्रेकर कहते हैं। हिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? आइडल ब्रेकर। तो क्वेश्चन आए हु इज नोन एज आइडल ब्रेकर, तो कौन होगा? वो होगा महमूद ऑफ गजनी। क्योंकि जब अटैक करता था तो मूर्तियों को, स्टेच्यू को, जो इमेज था गॉड को, उसको क्या करता था? उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। सो ही इज ऑल्सो नोन एज आइडल ब्रेकर। ओके, तो समझ में आ गया कि आइडल ब्रेकर क्यों कहते थे। अब इन्होंने क्या किया, जो इसको क्या था कि इंडिया के बारे में बहुत चीज वो जानना चाहता था, इसलिए अल ब्रूनी को अपने साथ लाया था। अल ब्रूनी कौन था? एक स्कॉलर था। अल ब्रूनी कौन था? एक स्कॉलर था, एक विद्वान था। तो वो कौन? महमूद गजनी जो था, महमूद ऑफ गजनी वाज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, वो इंटरेस्टेड था उसमें जानने में, इसलिए अपने साथ अल ब्रूनी जो स्कॉलर था, अल ब्रूनी कौन था? तो अल ब्रूनी एक स्कॉलर था, एक विद्वान था, उसको अपने साथ लाया। और बाद में यहाँ पर कई सालों तक अल ब्रूनी इंडिया में रहा, यहाँ पर संस्कृत सीखा और उन्होंने एक बुक लिखा जिसका बुक का नाम है किताब उल हिंद। बुक लिखा जिसका नाम क्या है? किताब उल हिंद। इसमें इंडिया के बारे में क्या क्या है, जो इंडियन सब कंटिनेंट है, इसके बारे में डिस्क्राइब क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया है किताब उल हिंद में। कौन? अल ब्रूनी। अल ब्रूनी आया किसके साथ था? तो महमूद ऑफ गजनी के साथ आया था और इंडिया में कई सालों तक वो रहा। तो ये था कौन? ये था तुर्किश इन्वेशन में महमूद ऑफ गजनी के बारे में। ओके, अब हम आगे देखते हैं वह मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी लूटने के पर्पज से ही नहीं आया था, बल्कि यहाँ पर वो मुस्लिम एम्पायर इस्टेब्लिश करने के पर्पज से भी आया था। ओके, तो जो मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, तो जिसका पूरा नाम था सियाउद्दीन मोहम्मद गौरी। सियाउद्दीन मोहम्मद गौरी। ये भी कहाँ का था? ये भी अफगानिस्तान का रूलर था। ये भी कहाँ का रूलर था? तो ये भी अफगानिस्तान का रूलर था। ओके, तो जो ये सियाउद्दीन मोहम्मद गौरी था, ये भी अफगानिस्तान का रूलर था, छोटा सा किंगडम था। तो वो इंडिया पर जस्ट जो इंडिया जो प्लंडर किया, जस्ट लूटने के लिए सिर्फ नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो प्लंडर किया, इन्वेड किया, यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए, मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए किया। और उस टाइम यहाँ पर 1191 में जो बैटल हुआ, यहाँ पर थे कौन? पृथ्वीराज चौहान, जो कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार दिया गया था। तो ये 1101 में जिसको हुआ था बैटल ऑफ त्राइन। क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन हुआ था। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन जस्ट नेक्स्ट ईयर फिर हुआ था 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ त्राइन हुआ था। और इस बैटल ऑफ त्राइन में क्या हुआ? इसको धोखे से हरा दिया गया, इसको उसके बाद धोखे से हरा दिया गया। और हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया गया? मर्डर कर दिया गया। और फिर क्या हुआ कि वो वापस लौट गया। और वापस लौटने के बाद क्या हुआ कि जो उसका कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यहाँ पर जो भी जीता हुआ पार्ट था, जितने पार्ट उन्होंने जीत लिया था, किसने? जितने पार्ट जो है मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था, वो सब किसको दे दिया? वो सब दे दिया किसको? तो वो सब दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। और वो वापस लौट गया। फिर दोबारा आया, क्या वो वापस लौट गया
और फिर दोबारा आया कब 1206 में, 1206 में फिर दोबारा आया, लेकिन दोबारा इंडिया आया और 1206 में गौरी को मर्डर कर दिया गया, गौरी का मर्डर कर दिया गया। जब गौरी का मर्डर हो गया उसके बाद फिर यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी का एस्टेब्लिश हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से मोहम्मद गौरी का अटैक जो है समझ में आ गया। जाने टाइम में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम ही गया था तो जो भी पार्ट जीत लिया था वहाँ का उसको क्या कर दिया, वहाँ का सुल्तान बना दिया। किसको, जो इसके साथ कमांडर आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये तो बीच में आ गया एक टॉपिक, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। लेकिन जो स्मॉल किंगडम्स इंडिया में बना था, स्मॉल किंगडम्स इंडिया में बना था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कुछ पॉइंट से एडमिनिस्ट्रेशन पहला पॉइंट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत है रेवेन्यू कलेक्शन। तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो यहाँ का जो सबसे हेड होता था वो कौन होता था, तो जो किंग था, किंग ही अपने आप को सर्वोपरि मानता था, सबसे हेड होता था। जो भी बातें मानी जाती थी सब किसकी बातें मानी जाती थी, तो सब बातें मानी जाती थी किसकी, तो वो किंग का। जो हेड होता था वो किंग होता था। हेड कौन होता था, किंग। किंग ही, राजा ही सर्वोपरि, यानी कि सुप्रीम पावर जो था। हेड का मतलब क्या हो गया, जो सुप्रीम पावर था वो किसके पास था, वो राजा के पास था। और जो उसके सगे संबंधी थे उसको जो हाई पोस्ट था, जैसे कि मंत्री के हो गया, बहुत सारे पोस्ट जो थे, या तो सामंत का हो गया, जमींदारी करेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हो गया, ये सब जो हाई पोस्ट थे ये अपने रिलेटिव्स को दे रखा था। ठीक है। जैसे आर्मी का भी हो गया, तो आर्मी जो भी हाई पोस्ट होते थे, हाई पोस्ट इसके रिलेटिव जो रिलेटिव होते थे, नज़दीक जो क्लोज रिलेटिव होते थे, उसी के द्वारा उस पोस्ट को फिलअप किया जाता था। बात करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन की। तो जो प्रोड्यूसर्स थे, जैसे पेजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, ट्रेडर्स हो गए, सभी से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। और जो किंग थे, वो किंग हो गए या तो फिर सामंत जमींदार के पास अपना लैंड होता था तो वो लैंड रेंट पर देते थे और फिर क्या करते थे, रेंट को कलेक्ट करते थे, रेंट जमा करते थे। ट्रेडर्स से ट्रेड के बदले में उससे टैक्स लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था। और जनरली रेवेन्यू को करते क्या थे लोग, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले जो होते थे वो किंग के फैमिली होते थे। जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो गई, जो क्लोज रिलेटिव हो गए, वही लोग को अपॉइंट किया जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। अब यूजेज ऑफ रेवेन्यू क्या था, यूज ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं तो सिंपल सी याद रखना है कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू को यूज किया जाता था टेम्पल बनाने में, और जो किंग्स आर्मी थे, आर्मी को मेंटेन रखने में बहुत सारी जगह पे जरूरत होती थी बेल की, मतलब कुआं की जरूरत होती थी, तो कुआं खुदाई में किया जाता था। राज्य को जो स्टेट था, स्टेट को डेवलपमेंट में रेवेन्यू का ही इस्तेमाल किया जाता था। कंस्ट्रक्ट, जैसे कि फोर्ट हो गया, टेम्पल्स के साथ साथ क्या हो गया, फोर्ट बनाने में। और जो जब दूसरे स्टेट्स के किंग्स के साथ जब वार होता था, जब लड़ाई होती थी, तो उस लड़ाई में रेवेन्यू से जो आता था इनकम, उसी का यूज किया जाता था। उसके बाद एक पॉइंट जिसमें आता है प्रशस्ति, एक होता है ग्रांट, लैंड ग्रांट। ये प्रशस्ति क्या था, तो प्रशस्ति की बात करते हैं तो प्रशस्ति जनरली लिखा जाता था राजा की प्रशंसा में। जैसे एक इंस्क्रिप्शन पे हो गया, या तो जैसे कोई खुदाई करा के लिखवाते थे, तो जनरली राजा की प्रशंसा में, प्रेज में क्या होता था कि जो प्रशस्ति लिखवाए जाते थे। यानी कि जो, जैसे कि ये मान लो कि बोर्ड है, तो यहाँ पर एक बोर्ड है, अब इसी को खुदाई करवा कर पूरा लिखवा दिए, इनग्रेव करवा दिए, ये अपने प्रशंसा के बारे में लिखवाते थे। तो जो राजा होते थे, राजा अपनी प्रशंसा में क्या करते थे, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन खुदवाए थे, जिसको हम बोलते थे प्रशस्ति। क्या बोलते थे, प्रशस्ति। और ग्रांट, अब बात करते हैं लैंड ग्रांट्स का। तो लैंड ग्रांट्स क्या होता था, तो जो ब्राह्मणों को दी जाने वाली जमीन होती थी, गांव में जो ब्राह्मणों को जमीन दी जाती थी, उसको क्या बोलते थे, उसको हम लोग लैंड ग्रांट कहते थे। क्लियर है, ओके। तो इस तरह से मतलब कि आई होप पूरा क्लियर
हो चुका होगा। तो ये समझ में आ गया प्रशस्ति क्या था। तो प्रशस्ति जो था वो राजा की प्रशंसा करने के लिए, तो मैं राजा हूँ तो अपने बारे में लिखवाऊंगा कि जैसे कि राजा अपने बारे में लिखवा देते हैं कि ये राजा है, महान है, इतनी लड़ाइयाँ जीते हैं, ये इतना काम करवाए हैं, तो अपनी प्रशंसा लिखवा देते, उसको बोलते थे प्रशस्ति, प्रेज। और लैंड ग्रांट्स की बात करते हैं तो जब उससे ब्राह्मणों को दान दिया जाता था लैंड, उसी को बोलते हैं क्या, जो ब्राह्मण्स को दिए जाने वाले लैंड थे उसको लैंड ग्रांट्स कहा जाता था। ओके, तो केस स्टडी में नेक्स्ट जो तो वीडियो है उसमें हम चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। केस स्टडी में उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, वहाँ के किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, वहाँ के राजा कैसे थे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।